21 जून से फ्री वैक्सीन सभी को दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है। चलिए कोविड ओपीडी में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विजय दहिया सीएमओ यमुनानगर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं और इसके अलावा कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हैं उनका भी आपसे तारुफ कराएंगे। डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डाइटिशियन। डॉक्टर नीति शर्मा आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर विजय आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर विजय, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा कि अब जब देश के तमाम राज्यों में अनलॉक की स्थिति आ गई है तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो पिछले साल लोगों ने की थी उनको इस बार दोहराना नहीं है? देखिए, ये तो सर्वविदित है, हम सब लोग जानते हैं कि जब जब हमने लापरवाही बरती है तब तब कोरोना ने सर उठाया है। बिल्कुल। जो सरकार ने जब भी नियम निर्धारित करती है या लॉकडाउन का प्रावधान करती है तो वो लोगों को समझाने के लिए लगाया जाता है कि देखिए, जब भी हम लॉकडाउन लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, हम मास्क की बात करते हैं, हैंड हाइजीन की बात करते हैं, और जब इन नियमों का सही तरीके से पालन होता है तब तक ये केसेस हमारे कम होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लापरवाही बरते हैं, दोबारा से पुनः एक बार फिर से केसेस बढ़ने लग जाते हैं। तो लंबे समय तक लॉकडाउन की स्थिति देश में नहीं चल सकती। सिर्फ लोगों को ये समझाने के लिए लॉकडाउन लगाया जाता है कि वो समझें जी। मास्क इसलिए नहीं पहना जाए कि उनका चालान हो सकता है, मास्क इसलिए पहना जाए कि जब हम मास्क पहनते हैं तो ये WHO द्वारा भी और सरकार द्वारा भी बार बार ये ICMR द्वारा भी गाइडलाइंस दी गई है। जब एक व्यक्ति जो संक्रमित है और जो व्यक्ति जो संक्रमित नहीं है, यदि वो दोनों लोग मास्क पहने तो इसके संक्रमण की दर को 95% तक नीचे लाया जा सकता है। तो सिर्फ एक समझाने के लिए बात कही जाती है कि आप समझिए और इसको अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। बहुत जल्दी, जैसे हमने कहा कि ये जो कोरोना है हमारे बीच से जाने वाला नहीं है। कोरोना की रफ्तार अभी कम हुई है लेकिन कोरोना गया नहीं है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जहां तक ये बीमारी, ये संक्रमण नहीं पहुंचा है, और यदि हम इसको कंटेन नहीं करेंगे तो उन लोगों तक ये संक्रमण पहुंच सकता है। इसलिए जरूरी है हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार पालन करते रहें, चाहे सरकार इसको लॉकडाउन खोल भी दे, तब भी हम इसका लगातार पालन करते हैं। डॉक्टर नीति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नीति, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि इस काल में, कोरोना काल में, जब लोग घरों में कैद रहे एक अच्छे खासे वक्त तक और बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है, तो जो पूरा निर्भर हो जाता है हमारा जो बॉडी का प्रोसेस है वो डाइट पर निर्भर हो जाता है। तो ऐसे में डाइट का ख्याल रखना कितना जरूरी है और किस तरह की डाइट ली जाए? जिस टाइम से अब जैसे कि लॉकडाउन हट रहा है और लोगों का बाहर धीरे धीरे निकलना हो रहा है शुरू, ऐसे में सबसे ज्यादा जो डाइट में ध्यान रखना है कि बहुत से लोग हैं जिन्हें जो लापरवाही बरत रहे हैं, जो अभी तक सेफ हैं कोरोना से, उनको लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनको अब नहीं आएगी कि अभी कोरोना खत्म हो रहा है। तो ऐसे में सबसे पहली बात तो ये है कि बाहर का बिल्कुल खाना ना खाएं। बाहर वो लंबे समय से कटी हुई सब्जियों का वो प्रयोग करते हैं। जो भी खाना है बहुत ही गंदे तेल में बनता है, कब से बना हुआ खाना होता है, और जैसे कि लोग कम खा रहे हैं तो होटल से या रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी ना मंगाएं। ये मेरा सबसे पहला एक रहेगा कि इस बात का सबसे ध्यान रखें। और जहाँ कोरोना की बात आती है वहीं पे हमारी इम्यूनिटी की बात आती है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर हमें कोरोना हो भी जाता है तो उसके लिए हम फाइट कर सकें वायरस से। इसके लिए बहुत सारे टिप्स हैं। सबसे पहला तो ये कि मैं बताना चाहूंगी कि नारियल का जो तेल होता है उसे आप खाली पेट ऑयल पुलिंग जरूर करें, उससे गरारे करें, उसको थोड़ा सा मुंह में लें और उसको डेली गरारे करना बहुत जरूरी है। उससे जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो अपने वायरस हैं वो निकलने का पूरा प्रयास हो जाता है, इससे 80% तक। सेकेंड की मॉर्निंग में सबसे पहले आप टर्मरिक जिंजर टी जरूर पिएं। ये बहुत ही अच्छी है और इसको पीने से हमें इम्यूनिटी डेवलप भी बहुत होती है, तो ये जरूर लेना चाहिए। और साथ के साथ गिलोय का पानी, गिलोय की जो जड़ी बूटी है उसको अच्छे से बॉईल करके उसका पानी बना ले और उसको अच्छे से ले सकते हैं। जहाँ पर ब्रेकफास्ट में क्या करना है ये बताया आपने डॉक्टर नीति। हम आगे की डाइट भी समझते हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम प्रभात जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम प्रभात जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज की ओपीडी में। सर, सवाल पूछिए। तो सर, मेरे को ना एक्चुअली 3 मई को कोविड हुआ था जी, और अब मेरी छाती में ना दिक्कत, कफ की दिक्कत है। मैं काफी दवाई भी ले चुका हूँ, थोड़ा आराम लग रहा है, लेकिन मेरी छाती में ना दर्द रहता है। और रात को मतलब कि नींद भी नहीं आती। डॉक्टर विजय, ठीक है राम प्रभात जी, आपका सवाल डॉक्टर विजय सुन रहे हैं। डॉक्टर विजय, देखिए, जो जिस तरीके की सिम्टम्स ये बता रहे हैं, पोस्ट कोविड जो हमारी लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी वजह से ये दिक्कत महसूस हो सकती है।
तो इनको सबसे पहले तो अपनी, जैसे हमारे यमुना सिविल हॉस्पिटल्स में सभी हरियाणा में उमंग नाम से ओपीडी चल रही है, जहां पोस्ट कोविड केयर सेंटर्स हैं, जहां पे सभी पोस्ट कोविड के केसेस को देखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उनकी एक्सरे या सीटी स्कैन भी कराई जाती है। तो जिस तरीके की कंप्लेंट कर रहे हैं उससे लग रहा है कि केस में इन्वॉल्वमेंट है। जो पोस्ट कोविड सिम्टम है, जो कि एक रहता है, जो कोविड बताइए पेशेंट इस तरह की चीज रिपोर्ट करते हैं, तो इनको खुद वहां पे एक बार विजिट करना चाहिए और जो वहां डॉक्टर की सलाह है उसके अकॉर्डिंगली इनको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। राम प्रभात जी, तुरंत डॉक्टर की सलाह ये बेहद ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज ओपीडी में कॉल करने के लिए, और इसी तरह से तमाम दर्शक इंडिया न्यूज ओपीडी में कॉल कर सकते हैं। लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं। डॉक्टर नीति, आप ये बता रही थी कि डाइट किस तरह से फॉलो करनी है। मॉर्निंग डाइट आपने बता दी थी, आगे बढ़ते हैं। दोपहर का खाना कितना जरूरी होता है और दोपहर का लंच क्या हमें हैवी लेना चाहिए? जो मेटाबॉलिज्म है उसमें बेहतर रहता है, तो किन चीजों का सेवन करना चाहिए? देखिए, हमें स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लेनी चाहिए। सबसे हैवी हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, उसके बाद हमें लंच हल्का करना चाहिए और डिनर उससे भी लाइट करना चाहिए। लंच में हमें अंकुरित अनाज हमें जरूर लेना चाहिए सैलेड के रूप में, और उसमें सैलेड, अगर आप कच्चा सैलेड खा रहे हैं तो उसका छिलका हमें मोटा उतारना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि छिलका मोटा उतारना चाहिए। और अगर आप सैलेड को काटने से पहले या कच्ची सब्जियां या सलाद जो आप खा रहे हैं उसको पोटेशियम सॉल्ट में जरूर या एप्पल साइडर विनेगर में जरूर उसको डिप करके खाएं। तो उससे जो बाहर की परत पे वायरस हो सकता है उससे बचा जा सकता है। उसके साथ ही दाल जरूर खाएं, अपने खाने में शामिल करें प्रोटीन के लिए, और साथ में हरी सब्जियां होना बहुत जरूरी है। और कोशिश करें कि गेहूं की चपाती की जगह मल्टीग्रेन चपाती का यूज करें। इसमें ज्वार, रागी और बाजरा, जौ यूज कर सकते हैं, चना भी ऐड कर सकते हैं। कितना बचना होगा, इसका जवाब भी आपसे लेंगे। डॉक्टर नीति, आप ये समझाइएगा दर्शकों को। एक और दर्शक राजस्थान से राज जुड़ चुके हैं। राज, सवाल पूछिए अपना। राज, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर नीति, आप बता रही थी कि किस तरह से मल्टीग्रेन आटों का इस्तेमाल करना चाहिए चपाती के लिए, और खास करके लंच की डाइट में, ब्रेकफास्ट की डाइट में प्रोसेस फूड से क्या हमें बचना भी चाहिए? इसका कितना ख्याल रखना होगा? प्रोसेस फूड और बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हमें जैम, जेली या अचार जो बाहर का है वो नहीं लेना चाहिए। घर पे बना हुआ आप ले सकते हैं। डिब्बाबंद पदार्थ है वो बिल्कुल नहीं लेना है। बेकरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं खाना है। आप घर पे बना हुआ सब कुछ खा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि घर पर ही आप बना के खाएं। आजकल आटा ब्रेड भी घर पर बनाई जाती है, तो आप उसको भी घर पर बनाकर खा सकते हैं। लेकिन बाहर का बेकरी आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। मैदा वाली कोई भी चीज नहीं खाएंगे। प्रोसेस फूड बिल्कुल नहीं खाएंगे। प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल जिन फूड में होता है वो बिल्कुल आपको यूज नहीं करना है, वो भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट हैं या डायबिटिक हैं या किडनी के पेशेंट हैं, उनको तो बहुत ही संतुलित आहार अपनी डाइट में लेना होगा। अपने डायबिटिक पेशेंट को अपनी डाइट, जो उनका शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करके, उसको चेक करके अपनी डाइट बिल्कुल संतुलित आहार करके लें, जिससे कि उनका शुगर लेवल भी कंट्रोल हो। या हार्ट के पेशेंट जो हैं उन्हें बिल्कुल लो फैट खाना इस टाइम पे खाना चाहिए। और जनरली भी लो फैट का खाना अगर हम खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हैवी मील्स नहीं लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, जिसमें कि फ्रूट्स हैं, आपका अंकुरित अनाज है। प्रोटीन के लिए आप दही, दूध का यूज कर सकते हैं, ठीक है, अंडे का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर नीति, आगे भी हम जानेंगे कि आगे डाइट्स में और क्या बदलाव किया जा सकता है हेल्दी रूटीन के लिए। डॉक्टर विजय, आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगा कि दर्शकों को ये समझाइए जरा कि जो अभी वेरिएंट देश में पाया गया है, डेल्टा वेरिएंट, भले ही कोविड के केसेस कम हो रहे हों, लेकिन मॉर्टेलिटी रेट एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि 2000 से ज्यादा बना हुआ है। तो डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक है? B1617 का जो अलग म्यूटेटेड वर्जन है, और आगे आने वाले वक्त में वैक्सीनेशन कितना जरूरी हो जाता है ऐसे वेरिएंट से, ऐसे म्यूटेशन से बचने के लिए, इसका असर कम करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी होगी कि एक बेसिक प्रिंसिपल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बिल्कुल, जिस तरह से इंसान बीमारी से बचने की कोशिश करता है, ऐसे ही वायरस भी एलिमिनेशन होने से बचने की कोशिश करता है। इसीलिए उसके समय समय पर वेरिएंट आते हैं जो उसके बुनियादी ढांचे में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार जुर्म से ज्यादा घातक हो जाता है। तो हमने देखा कि जो पिछले वर्ष 2020 में हमारे पास जो वायरस एक्टिव था जी, उससे जो ये वेरिएंट आया ये थोड़ा ज्यादा घातक था। इसलिए इन्फेक्टिविटी भी ज्यादा हुई, केसेस की तादाद भी बढ़ी और मोर्टेलिटी भी ज्यादा हुई। इसलिए आवश्यक है, और ये क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ज्यादा मात्रा में अपने लोगों को वैक्सीनेट करेंगे या बहुत से लोग, बहुतायत में लोग बीमार होकर ठीक हो जाएंगे, ऐसे लोगों में एक स्वयं ही एक
इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और यदि ये टोटल इम्यूनिटी 70% क्रॉस कर दे तो उसको हम हर्ड इम्यूनिटी की बोलते हैं, तो उसकी वजह से बाकी लोग प्रोटेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब तक ये वो स्टेज नहीं आती तब तक वायरस अपने स्वरूप को लगातार बदलता रहता है। उसके अंदर एक बुनियादी चेंजेस आते रहते हैं जो कई बार घातक भी हो जाते हैं। जैसे हमने देखा कि ये जो वेरिएंट आया ये पहले से ज्यादा खतरनाक रहा, इससे मोर्टेलिटी ज्यादा हुई। तो इसी तरह से हम अंदेशा कर रहे हैं कि आने वाला जो वायरस है या तो वो एलिमिनेट होगा या वो ज्यादा घातक होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की प्रिंसिपल के सिद्धांत के आधार पर इसलिए आवश्यक है कि वो जो हमारी पॉपुलेशन है जो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है, क्योंकि जो अभी तक आपने देखा कि जो लोग या तो वैक्सीनेट हो चुके हैं या जो लोग ठीक बीमारी होकर ठीक हो चुके हैं, एसिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक पेशेंट, उन पर दोबारा उतना प्रभाव बीमारी का नहीं पड़ा। तो बीमारी पे ज्यादा रिस्क पे वो लोग आए जो तो या तो इम्यूनाइज नहीं थे या जिनको पहले इन्फेक्शन नहीं हुई थी, और उनमें ज्यादा घातकता महसूस की गई, देखी गई, और मोर्टेलिटी भी ज्यादा हुई। तो इसलिए आवश्यक है कि जो लोग इस समय वैक्सीनेशन से वंचित हैं उनको बहुत जल्दी अपनी पात्रता अनुसार वैक्सीनेशन करानी चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये भी देखने में आया कि एक मोर्टेलिटी की बड़ी वजह ये भी रही कि बहुत से लोगों ने अपने सिम्टम को छिपाया। शुरुआत के स्टेज में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको सैचुरेशन यदि 80 के बीच में रहती है या 80 से 90 के बीच में रहती है तो बहुत समय डॉक्टर को मिल जाता है उसका उपचार करने के लिए, ऑक्सीजन से भी उसका काम चल जाता है। बहुत से केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं हमारे पास जब ऑक्सीजन सैचुरेशन 60 से भी नीचे चले गई, उस समय पे फिर आवश्यकता पड़ती है कि उसको कोई सपोर्ट चाहिए साथ में, चाहे वो बाईपैप के माध्यम से हो चाहे वेंटिलेटर के माध्यम से हो। और इन चीजों का देश में या कहीं पे भी किसी भी व्यवस्था में हमेशा ही उतनी मात्रा में ये चीजें नहीं होती, क्योंकि एंटीसिपेशन नहीं करी जा सकती कि देश की इतनी % पॉपुलेशन एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे बीमार होगी। तो उस वजह से संसाधनों पर दबाव पड़ता है और कुछ ऐसे लोगों की भी जो है डेथ या मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। इसलिए आवश्यक है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है कि अपनी पात्रता अनुसार हम वैक्सीनेशन कराते हैं। दूसरी चीज महत्वपूर्ण ये भी है डॉक्टर, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम इस पहलू पर आगे, और क्या हम एहतियात बरत सकते हैं थर्ड वेव से बचने के लिए खुद को। एक दर्शक हमारे साथ हीरालाल जुड़ चुके हैं। हीरालाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ओपीडी में। सर, सवाल पूछिए। नमस्कार जी डॉक्टर। जी हीरालाल जी, सवाल पूछिए। नमस्कार जी डॉक्टर। हाँ जी, ये पूछ रहा था डॉक्टर साहब, जैसे मान लो अब ये इंजेक्शन लगवाने के बाद, वैक्सीन लेने के बाद, ये जो दवाइयाँ चल रही है बीपी, शुगर और ये मान लो जी किडनी वगैरह की, ये ले सकते हैं जी इंसुलिन ये लगवाने के बाद, वैक्सीन लगवाने के बाद? बिल्कुल डॉक्टर विजय। बिल्कुल। देखिए, जो आपकी रेगुलर ट्रीटमेंट चल रही है वो ट्रीटमेंट आपने कंटिन्यू रखनी है। वैक्सीनेशन हमेशा किसी हेल्दी व्यक्ति को दी जाती है, लेकिन जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्तियों को जब वैक्सीनेशन दी जा रही है तो जो उसकी ट्रीटमेंट चल रही है लगातार उनको चलनी है। किसी भी कोई भी बीमारी वैक्सीनेशन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ना ही कोई दवाई जो उसको उपचार चल रहा है वो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है। रादर हमने ये महसूस किया है कि कई लोगों को ये लगता है कि आज यदि मुझे वैक्सीन लग गई तो मैं इम्यून हो गया, जबकि दूसरी डोज लगने के 14 दिन के बाद ऑप्टिमम क्वांटिटी में हमारे शरीर में एंटीबॉडी तैयार होती है जो उस बीमारी से बचाती है। तो जो भी बीमार व्यक्ति हैं वो अपनी लगातार बीमारी की, जैसे खासतौर पे डायबिटीज के साथ बहुत कोरिलेशन देखी गई, डायबिटिक पेशेंट की मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। तो कई लोग दवाई जो है वो रेगुलर नहीं ले पाते, क्योंकि इन दिनों ये भी देखा गया कि जैसे आपने देखा कि हॉस्पिटल की बाकी व्यवस्थाएं भी में भी थोड़ा सा व्यवधान आ जाता है। लेकिन जिसकी जो दवाई चल रही है और जो डॉक्टर जो पेशेंट्स हैं वो लंबे समय से क्योंकि दवाई ले रहे हैं वो अवेयर होते हैं, तो उनको अपनी दवाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, उनको अपनी दवाई को लगातार जारी रखना है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो रही है या वो नहीं हुई। हीरालाल जी, आपको दवाई जारी रखनी होगी। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज ओपीडी में कॉल करने के लिए। एक और दर्शक दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है ओपीडी में आपका। सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर। हाँ, सवाल पूछिए दिनेश जी। सर, मैं जानना चाहूंगा कि कोरोना में जो इस टाइम है समस्या आ रही है, ब्लैक फंगस, यानी किसी को कोरोना हुआ हो, ब्लैक फंगस से किस तरह बचा जाए? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर विजय। देखिए, जो ब्लैक फंगस है या बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी हमारे समाज में थी। और जो फंगस है वो एक नॉर्मल फ्लोरा है जो हमारे वातावरण में हमारे आसपास हमेशा रहता है। लेकिन जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, चाहे वो HIV के पेशेंट हैं, चाहे हमारे हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, या लगातार जिनके स्किन की प्रॉब्लम की वजह से या रीनल ट्रांसप्लांटेशन की वजह से जिन लोगों की लगातार स्टेरॉइड थेरेपी चल रही होती है, ऐसे लोगों की इम्यून स्तर कम हो जाता है। या अब जैसे देखा गया कि कोविड में जो लोग पॉजिटिव हुए हैं उनका भी इम्यून स्तर कम हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए ये जो नॉर्मल फंगस है ये एक ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की तरह काम करती है और उनके शरीर में प्रवेश करके उनके शरीर में एक घातकता लाती है। तो इसका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। या तो ये हमारे जो ईयर, आई
और नोज में जो हमारे साइनसेस है वहां पे ग्रोथ होती है और हमारे जो छोटी आर्टरीज होती हैं उनको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है और ये ब्रेन में भी चली जाती है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। लेकिन जो आपका सवाल है इससे बचा कैसे जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण इसमें ये है कि देखा यह गया कि जैसे जो लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, यदि वो ठीक होने के बाद जैसे कोविड से इंप्रूव किए, या जो लगातार हमारे क्रोनिक पेशेंट्स हैं जो स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं, वो ऐसे मॉइस्चर वाले एटमॉस्फेयर में जहां फंगस की ग्रोथ होती है, ऐसी एनवायरनमेंट में से अपने आप को जाने से बचें। घर के ऐसे हिस्से में जहां मॉइस्चर है, पुरानी चीजों में जहां कुछ अखबार कागज हैं जहां पे फंगस की ग्रोथ होती है, पुराने कपड़े, पुरानी सब्जी, बचा हुआ खाना जिसके ऊपर 1-2 दिन में फंगस की ग्रोथ हो सकती है, ऐसी चीजों से दूरी बनाकर रखें और अपनी हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट का लगातार इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इम्यूनिटी में हमारी इम्यूनिटी का एक वजह इम्यूनिटी कम होने की हमारी डाइट भी है। तो यदि हमारी डाइट न्यूट्रिशियस नहीं होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम कम होगा, उसमें ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है ये हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। बिल्कुल, न्यूट्रिशन डाइट पर लगातार डॉक्टर नीति भी हमें बता रही है। दिनेश जी बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। एक और दर्शक योगेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज ओपीडी में आपका। सर सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। आपको सुन पा रहे हैं हम, सवाल पूछिए सर। हेलो, एक्चुअली सर मेरे को नवंबर में कोविड हुआ था। हाँ। और अब मुझे मेरा टेस्ट वगैरह सब चला गया था। हाँ। तो अभी क्या है कि मेरे धीरे धीरे जैसे 1-2 महीने में टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, हमें फोन से सुनिए, फोन पर ही जवाब दीजिए। हाँ सर कर लिया। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली मुझे 2 महीने में फिर रिकवरी हो रही थी, खुशबू और बदबू की भी पहचान हो रही थी। फिर जैसे ही 2 महीने खत्म हुए, मेरे को मार्च में स्टार्टिंग से ही मुझे खाने पीने की चीजों में बदबू आने लगी, दूध में, इन सब चीजों में। तो मुझे डकारें आने लगी बहुत ज्यादा और फाट रहता था एनी टाइम और सांस लेने में दिक्कत आती थी रात को जब मैं सोता था तो एक्चुअली उसमें। और उसके अलावा मुझे पूरा एकदम अंदर से है ना, एकदम ऐसे राइट हैंड को ना थोड़ा सा पेन होता है, मतलब लीवर की तरफ से। फिर मैंने जितनी भी जांच है, मैंने सोनोग्राफी करवा ली, मेरे को फैटी लीवर आया था माइल्ड सा। उसके अलावा मैंने एंडोस्कोपी करा ली, सब कुछ करवा लिया सर, सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर विजय जी देखिए, कई लोगों में इस तरीके के 1-2 केसेस और इस तरह से रिपोर्ट हुए हैं कि कुछ लोगों को फाउल स्मेलिंग होती है, कुछ गैस्ट्राइटिस की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ को लीवर, क्योंकि ये जो वायरस है ये सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करता, ये मल्टी ऑर्गन हमारे इन्वॉल्वमेंट करता है। ऑलमोस्ट शरीर के हर हिस्से में इसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो ऐसे केसेस के लिए जैसे मैंने कहा कि जो इन्होंने सिम्टम बताए, अपने ज्यादातर ये टेस्ट बता रहे हैं कि करा चुके हैं, तो ये एक नॉर्मल ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे इनकी रिकवरी हो जाएगी। क्योंकि ये कोई इस तरीके के सिम्टम इनमें नजर नहीं आ रहे हैं जिसके लिए कोई इनको आपातकालीन में किसी तरीके की आवश्यकता हो। बिल्कुल। तो ये अपनी न्यूट्रिशियस डाइट के ऊपर ध्यान रखें, हेल्दी डाइट और हेल्दी रूटीन को फॉलो करना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है। मल्टी विटामिन लें, रात को सोने से पहले स्टीम इनहेलेशन लें, तो इससे मुझे लग रहा है कि इनकी काफी समस्याएं बहुत जल्द ठीक हो जाए। चलिए योगेंद्र बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको जवाब मिला होगा। डॉक्टर नीति मैं आपका रुख करना चाहूंगा। फिलहाल हम ये बात कर रहे थे, आप जानकारी दे रही थी कि किस तरह से हेल्दी डाइट लेना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, लेकिन मैम उन चीज़ों को कैसे शामिल किया जाए जो इम्यूनिटी भी हमारी बॉडी को देती रहती हैं, वैसी कौन सी डाइट्स में चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं जिससे इम्यूनिटी भी हमारी ज़्यादा बेहतर होती रहे? इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए सबसे पहले में ध्यान रखना है कि हमें विटामिन मिनरल से भरपूर खाना जरूर लेना चाहिए, जिसमें कि विटामिन सी, नींबू, आंवला जरूर बॉडी में हमें पूरे दिन में 1 से 2 नींबू जरूर खाने चाहिए और 1 से 2 आंवला भी खाना चाहिए। जो लोग नींबू आंवला नहीं खा सकते या जो उनको इनसे एलर्जी है वो टैबलेट के रूप में खा सकते हैं। इसी तरह से जिंक और विटामिन डी और सेलेनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट के लिए। तो ड्राई फ्रूट्स का सेवन जरूर करें और गर्मी के मौसम में उन्हें सोक करके खाया जा सकता है। 8 से 10 बादाम और 2 से 3 अखरोट जरूर शामिल करें अपने खाने में। ड्राई फ्रूट्स को मैम भिगो के खाना है या फिर ऐसे खा सकते हैं हम? भिगो के ही खाना है। उसको ओवरनाइट भिगो के रखें और सुबह आप ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में ऐड करके। और 1 से 2 कली लहसुन की वो जरूर खाली पेट सुबह लें, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। और दूसरी बात की इम्यूनिटी में बहुत डेवलप करती हैं और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो लहसुन लेना बहुत जरूरी है। साथ के साथ हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, तो लिक्विड बहुत ज्यादा लें। जैसे कि आप स्मॉल फ्रिक्वेंट मिल्क लेते हैं, साथ के साथ आपको हर 2 या 3 घंटे में लिक्विड भी कुछ ना कुछ लेना है। जैसे कि नारियल पानी है, छाछ है, मिल्क है, दही की लस्सी है, जूस है, घर में बना हुआ जूस आप ले सकते हैं।
और चुकंदर और गाजर की कांजी बना के ले, जो कि पहले समय में दादी हमारी या वो सब बना के देती थी उस टाइम पे। तो गाजर और चुकंदर की कांजी बहुत अच्छी रहेगी, ये बहुत अच्छे से इम्यूनिटी को डेवलप करती है। ठीक है, बहुत एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। संतोष जी आप अपना सवाल पूछिए। एक और दर्शक हमारे साथ। संतोष जी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, हमें फोन से आप सुनिए, फोन से जवाब दीजिए, आप बेहतर हमें सुन पाएंगे, आपकी बात हम बेहतर सुन पाएंगे। संतोष जी हेलो। हाँ संतोष जी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, फोन से सुनिए हमें। हेलो। सवाल पूछिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही सर, सवाल पूछिए। हेलो। संतोष जी फोन से सुनिए हमें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जितने भी दर्शक कॉल कर रहे हैं टीवी से सुनने की कोशिश मत करिए, फोन से ही सवाल पूछिए। हाँ हेलो। हाँ संतोष जी सवाल पूछिए आप। हाँ, मेरा सवाल डॉक्टर नीता शर्मा जी से था कि मुझे 1 महीने पहले मैं किसी के संपर्क में आया था, किसी की अंत्येष्टि में गया हुआ था। तो मैंने टेस्ट भी कराया था, टेस्ट नेगेटिव आया था। मुझे एजिमाइथ्रोसिन और जो 5 दिन का ट्रीटमेंट दिया था उसके बाद से मुझे लगातार हाथ पैरों में दर्द रहने लगा। मैंने 15 दिन बाद फिर टेस्ट कराया, वो भी नेगेटिव आया था। पर मैंने अभी कुछ दिन पहले क्या कहते हैं सीबीसी और शुगर यूरिन टेस्ट कराया, बाकी सब नॉर्मल आया। शुगर जो आई थी मेरी खाली पेट 79 और खाना खाने के 2 घंटे बाद आई थी 165। तो डॉक्टर जो वहां पे जो डॉक्टर थे हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला कि कोई इतना खास इश्यू नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि क्या ये वाकई में ज्यादा है, घबराने की जरूरत है या कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे मुझे? बिल्कुल, डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है हेल्दी डाइट से, ये भी डॉक्टर नीति आपको बताएंगी। बिल्कुल डॉक्टर नीति। देखिए डायबिटीज में आपका अगर शुगर लेवल ज्यादा आया है तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जिस तरह आपने बताया, इसमें आपको डायबिटिक डाइट फॉलो करनी चाहिए ताकि शुगर लेवल कंट्रोल हो सके। कोरोना के टाइम में अगर इन्फेक्शन हो जाता है हमें, तो शुगर लेवल बढ़ भी जाता है, बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपको डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, मैं जानना चाहूंगी। संतोष जी अगर आप कनेक्ट है तो एज बताइए कृपया। नॉर्मली 1800 कैलोरीज हमें डायबिटिक पेशेंट को देते हैं अगर मेल पेशेंट है। उसमें आपको सुबह का ब्रेकफास्ट जिसमें कि आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन आपको लेना है, जिसमें मैंने बताया था कि अंकुरित अनाज भी साथ में लें। और जिस तरह से आप दलिया खा सकते हैं या उपमा खा सकते हैं या इडली खा सकते हैं, इस तरह का ब्रेकफास्ट करें। एंड उसके साथ साथ आपको फ्रूट्स की मात्रा भी बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, इसमें आपको 250 ग्राम फ्रूट्स जरूर लेने हैं। और दिन भर में 2 से 3 बारी हैवी मील्स लेनी है और स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लेनी है। उसमें आपका मेन ध्यान ये रखना है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप अच्छे से ले सकते हैं, लेकिन प्लेन गेहूं जो व्हीट फ्लोर है वो अपना यूज नहीं करें। उसके साथ साथ आप मल्टीग्रेन की चपाती साथ में लें, जिससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो सके। और होम रेमेडीज में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेथी दाना आप 1 चम्मच रात को भिगो दें और सुबह उसको खाली पेट लें, वो शुगर लेवल आपका नियंत्रित करेगा। और करेले का जूस डेली सेवन करें, 1 कप आप किसी भी समय ले सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया संतोष जी। एक और दर्शक विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज ओपीडी में, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ विजय जी आपकी आवाज आ रही है सर, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, रांझा जी। सवाल पूछिए सर। ऐसा था, मेरे ना पीछे थोड़े देर बीमार हो गए थे, जैसे हफ्ता 10 दिन बुखार रहा, तो उससे ना शुगर लेवल जो जैसे 200 ऊपर 200 250 रहता है। बुखार तो ठीक हो गया है पर शुगर लेवल कम नहीं हो रहा। डॉक्टर विजय, शुगर लेवल अगर कम नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या किया जाए? सबसे महत्वपूर्ण तो ये है पहले जानना कि ये क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या ये इंसुलिन ले रहे हैं या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ले रहे हैं। तो अगर इनकी लगातार शुगर बढ़ी हुई है, क्योंकि स्ट्रेस के टाइम में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और उसमें हमें थोड़ी सी एंटी हाइपोग्लाइसेमिक जो ये ट्रीटमेंट है शुगर की क्वांटम बढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए जरूरी है कि लगातार ये जांच करके अपनी रिपोर्ट कराएं और जहां पे ये लगातार चेक करें उनको अपनी रिपोर्ट उनके साथ शेयर करें, ताकि इनकी दवाई जो भी चल रही है, चाहे वो इंसुलिन चल रही है या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट चल रहे हैं, उनको रीएडजस्ट किया जा सके और फिर उस क्वांटिटी में ये लें और लगातार उसकी जांच करते रहें, शुगर की जांच करें। चलिए बहुत शुक्रिया विजय। डॉक्टर दिनेश, मेरा सवाल था, मैं 1 मई को लगभग इन्फेक्ट हुआ और मुझे 20-22 दिन तक माइल्ड फीवर आते रहा। मैंने सारे टेस्ट भी कराए, डी डाइमर से लेकर सारी चीज़ें लगभग नॉर्मल थी। हालांकि विटामिन B1, 2 और विटामिन D की डिफिशियंसी थी और फैटी लीवर की शिकायत थी। इसका बुनियादी कारण क्या हो सकता है? क्या हेल्दी रूटीन को न फॉलो करने की वजह ये है या पोस्ट कोविड ऐसी कॉम्प्लिकेशन सामने आ रही है?
हाँ डॉक्टर विजय। हाँ, देखिए जैसा हम देख रहे हैं कोविड, पोस्ट कोविड में, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मल्टी ऑर्गन अटैक होता है वायरस का, हाँ। तो हमारे जहां से हमारे शरीर में जो बहुत से मल्टी विटामिन है जिनकी स्वयं भी उत्पत्ति होती है, तो इनका क्वांटम कम होने लग जाता है स्ट्रेस की वजह से, बीमारी की वजह से जी। इसलिए जरूरी है कि हम एक तो लगातार मल्टीविटामिन, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है मल्टीविटामिन से भी ज्यादा जरूरी है कि बैलेंस डाइट हम लें। बिल्कुल। लेकिन यदि हमने अपने ब्लड के लेवल को जांच कराई और हमारी वो कम आ रहा है, तो हम मल्टीविटामिन किसी भी फॉर्मेट में ओरली हम मल्टीविटामिन ले सकते हैं, वो हमारे शरीर में चीज की खुराक को पूरा कर देगा। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो। हाँ मैम, सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम शिखा कोटेस है और मेरा सवाल ये है, मेरे हस्बैंड कोविड हुआ था लास्ट मंथ मई में, करीबन उनके 25 अप्रैल को रिपोर्ट HR-CT8 आया था। उसके बाद उनका क्या होता है, अब 1 महीना हो गया उनको, और 1 महीने बाद उनकी बॉडी जो है गर्म रहती है, टेम्परेचर नहीं आता, लेकिन टेम्परेचर आता 96, 95, 94 का टेम्परेचर आता है, लेकिन उनकी जो बॉडी है ना वो बहुत गर्म रहती है। मतलब एसी में हम चलाते हैं 24 पे एसी चलाते हैं फैन ऑफ करके, लेकिन इतना गर्म रहते हैं कि एकदम टॉवल रखो, गीला कपड़ा रखो तो तुरंत छीन कर लेता है, सूख जाता है। डॉक्टर विजय, हो सकता है क्या डॉक्टर विजय ऐसी भी दिक्कत हो सकती है क्या, थर्मामीटर उससे पकड़ ना पा रहे हो? जैसे ये बता रहे हैं कि इनका उनका टेम्परेचर, स्किन का टेम्परेचर बड़ा हुआ आता है, और जब हम कोल्ड टेम्परेचर लेते हैं तो कोल्ड टेम्परेचर जो टेम्परेचर लेते हैं वो उसमें टेम्परेचर नहीं आता। एक तो ये लगता नहीं है ऐसी कोई संभावना है, क्योंकि जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा कोल्ड टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो एक तो ये कि टेम्परेचर थर्मामीटर को बदल कर देख लें, थर्मामीटर की जांच उसको कैलिब्रेट कर लें किसी ठीक थर्मामीटर के साथ, उसे जांच करें क्या वाकई ऐसा है। कई बार हमारा शरीर का, बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन की और जो हमारे शरीर की हाइपर एक्टिविटी होती है और हमारी स्किन का टेम्परेचर थोड़ा सा रेज हो जाता है। तो वो हाइपर टेंशन, हाइपर एंजाइटी का जो हमारा बिहेवियर होता है उसमें ऐसा होता है, लगातार हमारे शरीर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो अगर थर्मामीटर ठीक है और थर्मामीटर में आपका फीवर नहीं आ रहा है, टेम्परेचर नहीं आ रहा है, तो हम मान के चलेंगे कि वो बुखार नहीं है। चलिए शिखा जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। एक और दर्शक राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी बहुत स्वागत है। सर सवाल पूछिए। मैं CMO यमुनानगर से सवाल पूछना चाहता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में अधिकतर जो जिले हैं वहां पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन जिले में अभी तक ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाई और रजिस्ट्रेशन करवाने में भी काफी दिक्कत आ रही है। ऐसे में जो लोग नहीं वैक्सीनेशन लगवा पा रहे हैं उनको लेकर किस तरीके से व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की गई है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। डॉक्टर विजय, देखिए पहली बात तो इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज ही हमारे माननीय उपायुक्त महोदय ने भी निर्देश दिया और ये मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि बहुत जल्दी, शायद परसों ही, हम ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अपने जिले में भी करने जा रहे हैं, जहां हमने तेजली स्टेडियम को चुना है, जहां पे हम ड्राइव थ्रू के माध्यम से लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। जहां तक लोगों की रेगुलर वैक्सीनेशन का सवाल है जिसमें लोगों को स्लॉट नहीं मिल पाते, तो अब तक जैसे हमने देखा कि जो 45 से ऊपर की उनकी वैक्सीनेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोटे से मिल रही थी और जो 18 से 44 की थी वो पोर्टल के थ्रू ही पहले स्लॉट लेकर ही किया जा रहा था। लंबे समय तक लगातार यमुनानगर में लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है और हमने कुछ प्रिविलेज सेक्टर पे बिना अलॉटमेंट के भी, बिना प्रायर अलॉट के भी, स्लॉट के भी लोगों की वैक्सीनेशन करी है। जैसे हमने जो हमारे कुछ आश्रम है दोनों में वैक्सीनेशन कराई है, जो हमारे अंडर प्रिविलेज हैं, हमारे जो दिव्यांग लोग बच्चे हैं उनकी भी वैक्सीनेशन कराई है जो 18 से 45 की कैटेगरी में आई है। और जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बहुत जल्द हमारे पास जो है उस सेंटर के कोटे से वैक्सीनेशन की उपलब्धता बढ़ेगी। हमारा प्रयास है कि हम बहुत जल्दी अपने इस 18 से 45 के लॉट को भी बहुत जल्दी वैक्सीनेट कर दें और ये परसों ही हमारा प्लान है कि हम जो ड्राइव टू वैक्सीनेशन अपने तेजी से करने। चलिए राहुल जी, ड्राइव टू वैक्सीनेशन भी शुरू होने वाला है यमुनानगर में। एक और दर्शक यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सवाल पूछिए अपना। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन डॉक्टर नीति आपसे मैं समझना चाहूंगा, दर्शकों को भी ये समझाइए कि हेल्दी रूटीन का भी कितना ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है और साथ साथ अगर फैटी लिवर की शिकायत पोस्ट कोविड या नॉर्मल डेज में भी है तो उसके लिए क्या चीजें कर सकते हैं? देखिए हेल्दी रूटीन के लिए
सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना सुबह नियमित रूप से समय पे उठें और समय पे उठ के एक मेडिटेशन, योगा, अपनी एक्सरसाइज जरूर करें, रूटीन वॉक कर सकते हैं और उसके बाद में अपना ब्रेकफास्ट का टाइम जो है वो सुबह 8 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, अगर आप समय से उठते हैं और सुबह का आपका ये डेली रूटीन फॉलो करते हैं। उसके बाद ही आपको मिड मॉर्निंग जरूर लेना चाहिए, सुबह 10:30 से 11 के बीच में मिड मॉर्निंग में फ्रूट्स जरूर लें। उसके बाद आप अपना लंच आप 12 से 12:30 के बीच में अपना लंच कर सकते हैं और 3 से 4 बजे के बीच में आप अपना शाम की इवनिंग मील ले सकते हैं। पूरे दिन आपको एक्टिव रहना है, खाना खाने के बाद बैठना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह कि योगा मेडिटेशन को अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। आप एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अच्छी हेल्दी डाइट ही लें, साथ में योगा और एक्सरसाइज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आजम अली खान एक और दर्शक जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आजम साहब सवाल पूछिए। जी सर, ये था हमारी सिस्टर को कई बार क्या कोरोना पॉजिटिव हो गई थी वो, फिर अब तो क्या नेगेटिव आ चुकी है वो कई बार जी। लेकिन अब उनके लिए क्या हमको क्या क्या एहतियात बरतने हैं, क्या क्या गाइडेंस चाहिए, उनको कैसे हम सही रख सकें, उसके लिए बंद किया था। हाँ बिल्कुल। कोई इनको सिम्टम या कोई दिक्कत है अभी पोस्ट कोविड नेगेटिव आने के बाद? तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बिल्कुल फिट है वो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य में दोबारा नहीं हो जाए इसलिए वो एहतियात बरतना चाह रहे हैं हम। तो आपकी गाइडेंस चाहिए तो क्या करें, क्या ना करें? मुझे क्या एहतियात हमें बरतना है? नेगेटिव आने के बाद किस तरह से खुद को मॉनिटर करते रहना है, चाहे वो अलग अलग जो कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहे हैं, फंगस से हमें बचना हो और बाकी चीजों से भी, किस तरह से खुद को मॉनिटर करें और क्या एहतियात बरतें? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इन यूजुअल प्रैक्टिस में जो व्यक्ति एक बार कोरोना पॉजिटिव हो जाता है वो सेम स्ट्रेन से दोबारा पॉजिटिव नहीं होता, डिफरेंट वेरिएंट से वो थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि शरीर में एक बार जब हमारे शरीर में वायरस प्रवेश करती है, जिसको जी, एक तो वो हमारे शरीर में बीमारी पैदा करती है, दूसरा हमारे शरीर में उस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज पैदा करती है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो बहुत से लोगों में बीमारी होने के बाद वो ठीक हो जाते हैं और उनमें इम्यून सिस्टम बन जाता है और दोबारा से रीइंफेक्शन नहीं होती। इसी तरह से वैक्सीन भी यही काम करती है। वैक्सीन जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो वो बीमारी नहीं करती, लेकिन बीमारी से लड़ने की ताकत, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं हम, वो पैदा करती है। कुछ केसेस में देखा गया है कि दूसरे वेरिएंट से भी जो व्यक्ति पहले पॉजिटिव आया वो दोबारा पॉजिटिव आ सकता है। तो ऐसे जैसे मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति संक्रमण की चपेट में आ सकता है, इसलिए चाहे आप पहले पॉजिटिव हो चुके हो, पॉजिटिव से रिकवर कर चुके हो, या आपको वैक्सीनेशन भी हो चुकी है, आपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना ही करना है, क्योंकि यही एक तरीका है। क्योंकि वायरस हमेशा हमारे मुंह, नाक और आंख, ये 3 ही पोर्टल ऑफ एंट्री है जहां के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ये ठीक है कि दूसरी बार उसका जो खतरनाक प्रभाव है वैक्सीनेटेड लोगों पे या एक बार ठीक हुए लोगों पर कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभाव हो सकता है डिफरेंट वेरिएंट से। इसलिए आवश्यक है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट का पालन करते रहें, हैंड हाइजीन का प्रैक्टिस का करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और लगातार मास्क का सही तरीके से मुंह और नाक, मुंह हमारे नाक को छिपा के रखें। ये अगर हम करेंगे तो बहुत संभव है कि हम इस बीमारी की दोबारा इन्फेक्शन से भी बिल्कुल। रविंद्र एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी बहुत स्वागत है ओबीटी में आपका। सर सवाल पूछिए। रविंद्र जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो सर सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर, ये मैं जान रहा, तो मैं जगाधरी से बोल रहा हूँ कि जिनको कोरोना नहीं है, बच्चे हैं, उनको क्या करना चाहिए? सर एक बार सवाल अपना दोहराएंगे प्लीज। हाँ जी, सवाल ये है कि बच्चों के लिए क्या, मतलब कि बाहर तो जाते नहीं और उनके लिए क्या राइट देनी चाहिए? डॉक्टर विजय। सुना नहीं मेरे को, उनको क्या कह रहे हैं? बच्चों के लिए क्या एहतियात बरतना होगा? कह रहे हैं कि बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, यही कहना चाह रहे शायद कि इसलिए उनको लेके तो जैसे मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति संक्रमित है, यदि परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर जा रहा है और वो वापस घर में आ रहा है, तो वो हेल्दी व्यक्ति भी कैरियर बन सकता है, बीमारी को घर में लेकर आ सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जो हेल्दी लोग हैं, कई बार वो लगते हैं कि हमें सिम्टम नहीं है और इसमें हमें कोई एप्रोप्रिएट बिहेवियर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे और घर में या तो अपने बच्चों के साथ या अपने बुजुर्ग लोगों के संपर्क में आएंगे और ये कैरियर बनेंगे, बीमारी के वाहक बनेंगे और ये बीमारी उनके माध्यम से उनके बच्चों तक या परिवार तक के दूसरे सदस्य लोगों तक जा सकती है। इसलिए आवश्यक है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर भ्रमण करके आया है तो वो सीधे उस व्यक्तियों के जो परिवार के बाकी लोगों के संपर्क में ना, और जो लोग घर से बाहर जा रहे हैं वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें। इसलिए दोनों चीजों का यदि हम प्रचलन हमारे समाज में रहेगा तो फिर हम इस बीमारी से बच सकते हैं।
एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रिति शर्मा जुड़ चुकी हैं। रिति जी बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए मैम। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल फोन से पूछिए। रिम्पी। हेलो, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग मैम, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना है कि सर मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही हूँ वैक्सीन के लिए, बट हो नहीं पा रहा है सर, काफी टाइम से लगी हुई हूँ सर। मैम इस सवाल का जवाब आपको लोकल लेवल पर ज्यादा बेहतर दिया जा सकेगा, लेकिन आप यमुनानगर से हैं इसलिए डॉक्टर विजय इसका जवाब दे पाएंगे आपको। देखिए, जैसे मैंने कहा कि 18 से 45 साल की जो हमारी 18 से 44 साल में जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वो पोर्टल के माध्यम से प्री रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि आपको उसका स्लॉट लेना होता है जहाँ के लिए ओपन किया जाता है, और उसमें लोग वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा उसमें अप्लाई करते हैं, और हमारे पास उतनी क्वांटिटी में अभी फिलहाल वैक्सीन नहीं है। तो जितनी देर जब भी उस पोर्टल को खोला जाता है तो बहुत जल्दी ही वो, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ज्यादा टेक सेवी हैं, बहुत जल्दी उसको बुक कर लेते हैं और वो स्लॉट बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं, तो इसलिए कुछ लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है। तो जैसे मैंने कहा कि एक प्रावधान भी रखा गया है कि हार्ड टू रीच एरियाज में जहां लोगों को दिक्कत आ रही है उनके लिए बिना प्रायर रजिस्ट्रेशन के स्लॉट के भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जा रही है। और जैसे जैसे हमारे पास वैक्सीनेशन की क्वांटिटी बढ़ेगी, वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होगी, तो इसको ओपन भी कर दिया जाएगा ताकि सभी लोगों को जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, ये दिक्कतें भी धीरे धीरे दूर हो रही हैं। रिम्पी जी बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए, जवाब मिला होगा आपको। डॉक्टर नीति, मेरा सवाल आपसे है, लगातार कोविड फटीग से पूरी दुनिया गुजर रही है, मेंटल स्ट्रेस है लोगों को, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, ऐसी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या योग जो है वो एक बेहतर साधन हो सकता है इस चीज से खुद को बचाने के लिए? और इसके साथ साथ छोटा सवाल ये भी है कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, तो इन चीजों के लिए क्या करना होगा? देखिए, अगर आपको फटीग हो रही है, आपको कोविड हो चुका है और आपको बहुत थकान महसूस होती है, उसके लिए हेल्दी डाइट के साथ साथ आपको योगा और मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और मेंटल इलनेस नहीं रखनी है, हमें पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। हमें ये करना है कि हम फाइट कर सकते हैं, और हमें अपना डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस आपका जो मेडिकेशन है उसको प्रॉपर वे में लेना है। दूसरी बात कि आपका जो दूसरा सवाल था विटामिन B12 और विटामिन D3 जी, इसके लिए आपको अपनी डाइट में आप नट्स का सेवन जरूर करें, मैंने पहले भी बताया था, और पनीर, अंडा, दूध ये अपने खाने में शामिल करें। और फैटी लिवर वाले दूध का सेवन ना करें, उसके लिए वो दही यूज कर सकते हैं। और ऑयल घी से बिल्कुल भरा हुआ खाना बिल्कुल ना लें। मस्टर्ड ऑयल में बना हुआ खाना आप खा सकते हैं। सभी ऑयल इक्वल होते हैं, ऑलिव, कैनोला या फिर मस्टर्ड, तो आप 1 से 2 चम्मच पूरे दिन में खाने में आप यूज कर सकते हैं। कम से कम तेल में बना हुआ खाना खाएं। नट्स लें, नट्स में आपका अखरोट, बादाम और पिस्ता, इनमें बहुत अच्छे से ये विटामिन होते हैं और आप इसको अच्छे से ले सकते हैं। साथ के साथ आप विटामिन सी का भी ध्यान रखें, नींबू आंवला लें, और साथ के साथ आपका अंकुरित अनाज, उसमें भी ये विटामिन भरपूर मात्रा में मिलते हैं, तो ये आपको सेवन जरूर करना है। चलिए, एक और दर्शक भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार। सर सवाल नमस्कार पूछिए। मुकेश जी सवाल पूछिए। नमस्कार। वो न्यूशन जी 1 महीना हो गया मैंने बुखार, ये जिस तरह वाले कोरोना हो गया था जी, और फिर इसके बाद क्या हुआ कि फिर बुखार आने लग गया, यो 100 हो गया एक दिन, तो पास फिर महीना पास फिर 15-20 दिन बाद में फिर 103 हो गया जी, क्या करें? डॉक्टर विजय, कुछ लोगों को पोस्ट कोविड भी जो फीवर की दिक्कत आ रही है, उसके लिए फिलहाल तुरंत के लिए क्या कर सकते हैं, और उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करना कितना जरूरी है? देखिए, बुखार का सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बुखार का एकमात्र कारण कोविड नहीं है। बुखार हमें बहुत सी और बीमारियों में भी होता है, मलेरिया में भी होता है, मियादी बुखार भी हो सकता है, एंटेरिक फीवर जिसको हम बोलते हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं। कोई वायरल, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, यूटीआई हो सकती है जिसमें हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। कोई व्यक्ति यदि कोविड जिसको हुआ है और वो कोविड से रिकवर हो गया है, तो वो क्योंकि उसका इम्यून स्तर कोविड कम कर देता है। कोविड जब भी हमारे शरीर में कोविड का वायरस जाएगा तो हमारी इम्यूनिटी को कम करेगा, तो दूसरी इन्फेक्शन कोई भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि जितने लंबे समय तक की जांच करें, तो इनको पूरी अपनी खून की और यूरिन की जांच करानी बहुत आवश्यक है, जिससे कारण पता लगे कहीं वो मलेरिया तो नहीं है, मियादी बुखार तो नहीं है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से तो फीवर नहीं है। तो इनको पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही कोई दवाई लेनी चाहिए। ऐसे ही घर पे बैठे सिर्फ प्रोटीन ना लेते रहें, अपनी बुखार की कारण की वजह की जांच कराएं और उसके बाद दवाई लें, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। ओके जी, जांच कराइए, ज्यादा बेहतर ये होगा। और बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। डॉक्टर नीति, आपसे समझना चाहेंगे कि ये कितना ज्यादा जरूरी है कि जब कोई शख्स कोविड से रिकवर होकर आता है
तो पोस्ट कोविड भी एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करें। बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसकी वीकनेस लगभग 2 से 3 महीने बहुत ज्यादा रहती है। आप खड़े होते हैं तो आपके पैरों में दर्द होगा या आपको बहुत वीकनेस फील होगी, आप कुछ भी काम करके बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो इसके लिए जैसा कि कोरोना के टाइम पे कि कोरोना से फाइट करने के लिए आपको अच्छी डाइट लेनी है, उसी के बाद भी अगर आपको कोरोना हो जाता है तो उसके बाद भी आप अपनी नियमित संतुलित आहार लें, अपना एक्सरसाइज रूटीन बना के रखें और हेल्दी डाइट लें। हाइड्रेटेड रहने के लिए आप लिक्विड्स अच्छे से लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज होगी। आपका जो बॉडी बिल्डिंग फूड है, जो आपके सेल्स हैं वो जो डैमेज हो चुके हैं कोरोना होने से, उसके लिए आप प्रोटीन भरपूर भोजन जरूर लें। उससे आपकी सेल्स का फॉर्मेशन होगा और आप वापस इस अच्छी तरह से आप रिकवर हो सकेंगे। एक और दर्शक नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज के आखिरी कॉलर है नितिन। सवाल पूछिए नितिन जी। नितिन जी सवाल पूछिए, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, फोन से सवाल पूछिए। नितिन जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ करने के लिए क्या करना चाहिए? फिर से एक बार सवाल दोहराइए। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना होता है सर? मैं आपका सवाल सुन नहीं पा रहा हूं नितिन, एक बार टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, आवाज आपकी गूंज रही है। एक बार आराम से सवाल पूछिए। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के डॉक्टर विजय, आप अगर ये सिस्टम समझ पाए हो, मैं समझ नहीं पाया, अगर आप सिस्टम समझा तो उसका अगर जवाब आप देना चाहें। एक बार कौन सा सिस्टम बोल रहे हैं ये समझ सुन नहीं शायद आवाज नहीं आ रही है उनकी, डॉक्टर नितिन की। लेकिन डॉक्टर विजय और डॉक्टर नीति, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। हेल्दी रूटीन कैसे फॉलो करना है, हेल्दी डाइट कैसे लेनी है, किस तरह से अपने डाउट्स को क्लियर करना है, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। और वक्त निकाला आपने इंडिया न्यूज ओपीडी के जरिए दर्शकों के लिए, लोगों के लिए, इसके लिए भी आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज इसी के साथ इंडिया न्यूज की ओपीडी में इतना ही। कल एक बार फिर से इंडिया न्यूज ओपीडी के जरिए आप तमाम सवालों को डॉक्टर्स के साथ पूछ सकते हैं, उनसे जवाब ले सकते हैं। लेकिन साथ साथ जरूरी है कि अनलॉक की इस स्थिति में आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, वैक्सीन के लिए आगे जाइए। फिलहाल इसी के साथ बहुत शुक्रिया। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरों के लिए।